हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस एंड ईजिएस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न द कॉन्सेप्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस क्लास 11th में डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशंस के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आज हम डायमेंशन के बारे में खुल के डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट इसके बाद में हम टॉपिक पे बात करेंगे application of dimensional analysis. Yes बच्चों, there are 3 applications of dimension where we will use the concept of dimension or dimensional formula or dimensional equation. जब भी फिजिक्स चलेगी 11th 12th, जब भी आप हायर स्टडीज करोगे फिजिक्स में, तो इन डायमेंशंस को पढ़ना ही पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूले को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों क्या है डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, इन सब पे बात होगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके यूनिट फर्स्ट में यूनिट्स के अंदर बेसिकली हमने बात की थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव। द वेरी फर्स्ट इज योर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल के बारे में आपने बोला था, फंडामेंटल आर दोज बेसिक, फंडामेंटल आर दोज विच डजंट डिपेंड अपॉन अनदर, या हम कह सकते हैं विच आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है, जिनका एक खुद का अस्तित्व है, जिनकी खुद की इंपॉर्टेंस है। एंड वी हैव डियर स्टूडेंट्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These are 7 fundamental quantities, लेकिन समझना मेरी बात को, out of 7 3 are more fundamental, 3 are more basic। उनके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। जब भी आप फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को आप बनाने जाओगे, तो इन 3 फंडामेंटल यूनिट्स का तो जिक्र जरूर होगा, या वो 3 फंडामेंटल यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, या वो जरूर आएंगे, उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। और वो कौन सी वो 3 मोर फंडामेंटल है आउट ऑफ 7? द वेरी फर्स्ट योर मास, सेकंड वन इज योर लेंथ एंड थर्ड वन इज योर टाइम। हाँ बच्चों, मास, लेंथ एंड टाइम, M, L और T, ये 3 हैं जिनके बगैर काम नहीं चल सकता। तो आज हम बात करेंगे डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले किसको बोलते हैं, इक्वेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। डायमेंशन, व्हेन ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड वो विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम, विच आर डिपेंड अपॉन फंडामेंटल, जो फंडामेंटल से निकल के बनी है, जो ड्राइव्ड हुई है उनसे, जो डिपेंड करती है दूसरों पे, दैट आर ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज और इन टर्म्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे आप एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म में एक्सप्रेस करोगे? देन इट इज रिटन एज ए प्रोडक्ट, हम इसको डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। हाँ बच्चों, बेस क्वांटिटीज की डिफरेंट पावर्स की प्रोडक्ट में हम इसको लिखेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी को, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को हम 3-4 एग्जांपल से समझेंगे, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़े प्यार से, एंजॉय से हम समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो जो पावर्स, द पावर्स डियर स्टूडेंट्स, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, जिन पावर्स के साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज को रेज किया गया, और वो भी मैंने कौन सी बोली है, वो 3 मोर फंडामेंटल, मास, लेंथ और टाइम। उन मास, लेंथ और टाइम के ऊपर जो पावर्स लगी हैं, अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है ना, टू मोर क्लियर, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, जो रेज की गई हैं, जो ऊपर लगाई गई हैं, किस लिए वो पावर्स लगाई गई है बच्चों? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको ये ज्यादा क्लियर होगा कि वो पावर्स का खेल क्या है, क्यों हम उन पावर्स को यहाँ हम डायमेंशंस के तौर पे हम बोल रहे हैं।
तो बच्चों आपको पता है कि 9th क्लास में आपने जो है फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है बच्चों फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स आपकी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अभी मैंने बोला कि उन 7 फंडामेंटल में आपकी एक तो मास, लेंथ और टाइम, ये 3 मोर फंडामेंटल है। अगर कोई भी फॉर्मूला अगर इन तीनों से या इन तीनों की टर्म्स में आए तो समझ जाना वो आपका ड्राइव्ड फॉर्मूला है, वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो फोर्स जो है बच्चों वो आपका एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास उन 3 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट आ गई ना यहां पे, मास एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई ना यहां, तो इनकी टर्म्स में जो भी नई चीज तैयार होगी हमारे सामने उसको हम बोलेंगे ड्राइव्ड। तो मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास को हमने मास रखा, एक्सेलरेशन को और हमने खोल दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला बन गया। और वेलोसिटी को हमने और आगे इसको हमने ओपन कर दिया। क्या वेलोसिटी अलग से होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। एक टाइम पहले से था, एक वेलोसिटी का टाइम आया तो टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। मैंने क्या बोला? मास, लेंथ और टाइम की टर्म में फॉर्मूला आएगा ही आएगा। ये 3 तो जरूर आएंगे, बाकी आए या ना आए लेकिन ये 3 जरूर आएंगे। तो मैं पूछूं, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जो फोर्स है उसमें मास की क्या पावर है, यू कैन सी फ्रॉम योर बोर्ड 1, लेंथ की पावर कितनी है 1, टाइम की पावर कितनी है -2, और अभी ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है क्या? द पावर्स, यस बच्चों, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर रेज्ड हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी फोर्स आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। तो मैं पूछूं कि बच्चों फोर्स में मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन क्या है? तो बच्चों आप बोल सकते हो कि सर फोर्स में मास, लेंथ और टाइम की जो डायमेंशन है वो है हमारी 1, 1 और -2, ठीक है ना, जो पावर्स लगी होती हैं। तो अगर आपको पेपर में डायमेंशन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप बोल सकते हो द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन, डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज्यादा क्लियर के लिए, ठीक है बच्चों? तो देखते हैं। तो आई थिंक आप सभी को जो मैंने अभी समझाया है इस डायमेंशन के बारे में, आगे से अगर कोई डायमेंशंस पूछ ले तो डायमेंशंस का मतलब क्या है? जो पावर्स लगी होती हैं बेसिकली उन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं। लेकिन वो 3 मोर फंडामेंटल जो हैं आपकी मास, लेंथ और टाइम, उनकी जो पावर्स हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, विच डिपेंड्स अपॉन बेस। तो नाउ बच्चों अब हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की तरफ हम चलते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो, कहीं भी मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग, ठीक है? अगर कहीं भी बच्चों कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि सर मुझे यहां दिक्कत आ रही है। तो बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा ये बताओ, एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और जो ब्रेथ होती है बच्चों उनकी प्रोडक्ट हमें एरिया देती है। तो एक बात बताओ, जो ब्रेथ है आपकी, जो चौड़ाई है, वो थिकनेस है, वो भी तो एक किस्म की लेंथ ही तो है, वो भी तो एक सेपरेशन है 2 पॉइंट का। तो इसको भी हम एल कर सकते हैं और ब्रेथ को भी हम एल कर सकते हैं। तो यहां पर एरिया को हम लिख सकते हैं एल की पावर 2, और एल आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, मास, लेंथ और टाइम, उन 3 में से। अभी बार बार बता रहा हूं, उन तीनों की टर्म्स में जो चीज आएगी वो ड्राइव्ड होगी, और उन तीनों की टर्म्स में
आना जरूरी है, वो आएंगी, नेसेसरी हैं, और उनकी जो पावर है वही डायमेंशन है। अब एरिया का मुझे अब बताओ, अब मैं बच्चों आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बता रहा हूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। और आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, चाहे आपकी एनसीईआरटी है, दिनेश पब्लिकेशन है, मॉडर्न है, एसएल अरोड़ा है, ठीक है, प्रदीप है, जो भी व्हाटएवर जो भी आपके पास बुक है, उसमें एक टेबल बनाई गई है काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उनके यूनिट्स की, उनके सिंबल्स की और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो कम से कम आपको 30 फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। उसमें आपको +2 की भी मिलेंगी और +1 की मिलेंगी, लेकिन आपको उनसे क्या करना है, मैक्सिमम जो है उनसे गो थ्रू होना है, ताकि आपको वो जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। जब भी आप +2 में या +1 में आगे जाएं तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें आपको जो है कंप्लीट समझ में नहीं आएंगी इस टाइम, क्योंकि उसमें +2 की भी हैं, आगे +1 की आगे सिलेबस की भी हैं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, उनको समझना है, उनके नेम के बारे में जानना, बस इतना। अंदर क्या है इसका मतलब, वो तो जब डिटेल में हम ऑफिशियली उस चीज़ में आएंगे तब आपको बेटर क्लियर होगा। लेकिन कम से कम आपको 30 या 35 फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको कम से कम 30, 35, 40 आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फॉर्मूले और यूनिट्स नहीं आएंगे, तो आप उनके ऊपर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो एप्लीकेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की बच्चों, उसको करने में आप एबल नहीं हो पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम 30 मैक्सिमम करो तो आपका उतना ही फायदा, ठीक है ना भाई। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों वो फॉर्मूला होता है जो मास, लेंथ और टाइम, जो इन तीनों की टर्म्स में बच्चों जो फॉर्मूला आएगा उसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इन तीनों की टर्म्स में लाना जरूरी है, चाहे उसमें मास है या नहीं है, चाहे उसमें टाइम है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी मास और टाइम और लेंथ की डायमेंशन लिखनी है। लेकिन अगर कहीं मास नहीं आ रहा है, कहीं लेंथ नहीं आ रही है, कहीं टाइम नहीं आ रहा है, तो उसको लिखना है, लेकिन उसके डायमेंशन को क्या बोला है, इनकी जो पावर्स लगी होती है बच्चों। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो मास है, ठीक है बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये मास है तो मास के ऊपर जो पावर है A, और जो लेंथ की पावर है B, और T की पावर जो C। एक बात याद रखना, while writing dimensional formula of any physical quantity in the terms of mass, length and time with its dimension, whole formula should be enclosed in a square bracket। सारा का सारा फॉर्मूला जो आपका वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होना चाहिए, जो है स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। आपको ब्रैकेट में लिखना है। जब भी आपको बोला गया हो कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी और दिस क्वांटिटी, उसमें मास भी होगी, उसमें लेंथ भी होगा, उसमें टाइम भी होगा, अगर नहीं है तो उसके डायमेंशन को हम बच्चों 0 लगा देंगे। समझना मेरी बात को, 0, ठीक है। अब इस एग्जांपल से समझते हैं। तो आप लिख सकते हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला विच इज द टर्म ऑफ ऑलवेज मास, लेंथ एंड टाइम। अगर मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है तो भी लिखना, लेकिन उसके डायमेंशन 0 कर देनी ऊपर। लिखना तीनों की टर्म्स में है, ठीक है। तो जैसे अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो हमें एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होगा एरिया का? क्या इसमें मास है? कैसे होगा सर? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मीटर स्क्वायर यूनिट है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं बच्चों? तो मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट है, मीटर इसकी ऐसा यूनिट है, मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो मास नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। और मैंने अभी बताया डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों के टर्म्स में होगा, चाहे मास है या नहीं है, चाहे टाइम है या नहीं है। तो मास नहीं है लेकिन मास की डायमेंशन तो 0 है, लिखना तो उसी के टर्म में है, एक्सप्रेस तो करना है। लेंथ कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, टाइम है ही नहीं, और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। ये जो है बच्चों, ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, ठीक है। एक एग्जांपल और है, वॉल्यूम का बताओ बच्चों, क्या होगा वॉल्यूम का?
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट। ब्रेथ भी तो एक लेंथ है, हाइट भी तो एक लेंथ है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते एल क्यूब। एल कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। क्या मास है? बिल्कुल नहीं है। क्या टाइम है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो मास की भी टर्म्स में लिखना और टाइम्स की भी टर्म्स में लिखना है। सही है या नहीं है? 0 लिख देंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया? m0 l क्यूब t0। ओके बच्चों, चलो कुछ और एग्जांपल्स हम लिखते हैं, फिर बात करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन की। चलो डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में जानते हैं क्या है। ठीक है, एरिया से समझते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। तो एरिया से हम देखते हैं। तो एरिया क्या बच्चों? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ के 2 टाइम्स एरिया है। तो क्या इसमें मास है? क्या इसमें टाइम है? क्या बिल्कुल नहीं है। लेकिन लिखना तीनों की टर्म्स में है। सी मास है या नहीं है, सी टाइम है या नहीं है। तो मास नहीं है तो मास के ऊपर हमने कर दिया 0। लेंथ इसमें कितने गुना आ रही है बच्चों? लेंथ आ रही है इसमें 2 टाइम्स। टाइम इसमें कितने टाइम्स आ रहा है? 0। ये जो बनाई आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बना है, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होना चाहिए, तब ये कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये जो मास, लेंथ और टाइम के ऊपर जो ये पावर्स लगी हैं, इनको बोलते हैं बच्चों 0 2 0। ये मास लेंथ की क्या है? टाइम की ये डायमेंशन है। ओके, गेट इट। और ये जो लिखा है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज जो किया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? ये डायमेंशनल। जब भी फिजिक्स हम पढ़ेंगे, फिजिक्स चलेगी, तो बात होगी हमेशा डायमेंशंस की और डायमेंशनल फॉर्मूले की। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला जिसके इक्वल में है या जिस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, कि दिस डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो इक्वल में है, पूरी की पूरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। द होल थिंग विल बी कॉल्ड एज अ डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये एरिया है। तो बच्चों ये जो कंप्लीट है कि ये जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसके इक्वल में क्या है और ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये कंप्लीट चीज कहलाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। क्या कहलाएगी? ये डायमेंशनल इक्वेशन। तो बच्चों ये थी मास, लेंथ और टाइम के जो ऊपर पावर्स हैं, इनको बोलते हैं डायमेंशन। और जो ये फॉर्मूला है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और जिसके इक्वल में ये चीज है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक की क्या मतलब था डायमेंशन का, डायमेंशनल फॉर्मूला का और डायमेंशनल इक्वेशन का। तो आपकी टेबल, आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल बनाई गई है जिसमें 11th और 12th की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। तो आपको कम से कम एटलीस्ट यू विल हैव टू रिवाइज 30, कम से कम 30 आपको रिवाइज करनी है। और मैक्सिमम आप चाहे कितनी भी करो, आपके लिए बेटर है, बढ़िया है। ठीक है बच्चों, कम से कम आपको 30 करनी है, ताकि उन 30s को रिवाइज करके आप जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जहां हम डायमेंशंस को यूज करेंगे कुछ चीज़ों को करने में, फॉर्मूला बनाने में, गिवन फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है या नहीं, टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला, इज इट राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। हम क्या करेंगे? टू ड्राइव ए न्यू फिजिकल रिलेशंस बाय द हेल्प ऑफ सम फैक्टर्स और कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। ये 3 ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बोल सकते हैं या हम डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस यूज हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी टेबल है कम से कम 30, मैक्सिमम आप जितनी भी करो उतना बेटर है। ठीक है, तो ये थी। तो डायमेंशंस जो पावर लगी होती है मास, लेंथ, टाइम के, डायमेंशनल फॉर्मूला जो ब्रैकेट में बंद होता है, जिसके इक्वल में जो चीज होती है कंप्लीट कहलाती है डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, गेट इट। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर डायमेंशंस के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, लेकिन डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस की कितनी एप्लीकेशन है, हाउ मेनी एप्लीकेशन ऑफ
डायमेंशनल एनालिसिस। 3 एप्लीकेशन है बच्चों, ठीक है। पहली एप्लीकेशन है कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है। आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी एक यूनिट में दी गई होगी। यू विल हैव गिवन वन फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट यूनिट टू एनी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं कहूं कि वर्क है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया 500 जूल, तो मैं कहूंगा कि इस 500 जूल को सीजीएस में कन्वर्ट करो, अर्ग में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए हम डायमेंशंस की मदद लेते हैं। इस डायमेंशनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी मदद करता है। लेकिन कैसे करता है और इससे कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में बड़े प्यार से इसको हम कवर करेंगे। तो पहला है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से एसआई से सीजीएस, एसआई से एमकेएस, सीजीएस से एसआई, एसआई से एफपीएस, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हमने बात की थी, किसी एक को दूसरे में बदलना है। उसके लिए क्या तरीका, वो डायमेंशन से है। वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इनटू अनदर। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए जो प्रीवियस लेक्चर है बच्चों, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर अप कर लीजिए। जो सेकंड है बच्चों, जो सेकंड है हमारा, इसमें क्या होगा, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आपके सामने कोई गिवन फॉर्मूला होगा, आपके सामने एक फॉर्मूला दिया गया होगा और आपको यू विल हैव टू चेक द गिवन फॉर्मूला, इज इट राइट और रॉन्ग। मतलब हमें बात करनी है चेकिंग द करेक्टनेस, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। लेकिन कैसे करनी है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। इसमें हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो प्रिंसिपल है वह होमोजेनिटी है, वही बच्चों हमारी मदद करेगा कि उस गिवन फॉर्मूला, जो भी आपके पास फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। तो उसको हम चेक करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। और अगला, अगर आपको मैं कुछ फैक्टर्स दे दूं, सपोज करो ए पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, पहला फैक्टर मास दे दिया, इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सेकंड फैक्टर वेलोसिटी दे दी, मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, तीसरा फैक्टर रेडियस दे दिया। पहला मास, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा रेडियस। एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इट नीड्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए हमें उस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो फिजिक्स में हम फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे, लेकिन किसकी सहायता से, डायमेंशनल एनालिसिस। तो फिजिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, तो टू ड्राइव फिजिकल रिलेशन, हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। या हम इस थर्ड एप्लीकेशन में वी विल लर्न टू ड्राइव फिजिकल रिलेशंस और फिजिक्स फॉर्मूला। हम फिजिक्स के फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे बच्चों। ये 3 एप्लीकेशंस आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए प्रीवियस लेक्चर को तैयार कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ बनाइए, कहीं भी कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।